कुल मिला के स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो आपकी जो यूनिट 8 है स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो यूनिट 8 है तो उसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो अभी कोर टॉपिक्स जो है, तो कोर टॉपिक्स में है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से संबंधित टॉपिक जो है वो आपके इस यूनिट में है। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल शिक्षा का विकास लगे हाथ यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस यूनिट में आपका जो भी शिक्षा वाला टॉपिक दिया है उसे हम प्रॉपरली पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। दूसरी चीज़, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स, इस वाली यूनिट में हम ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। मतलब कि ट्राइबल यानी जनजातीय आंदोलन जो भी हुए, जनजातीय और कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन जो भी हैं उसे हम कवर करेंगे। और इसके अलावा इस यूनिट में जो स्पेसिफिकली जो एक और टॉपिक हमें बहुत अच्छे से कवर करना है वो है आपका सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो यूनिट 8 जो है वो स्पेसिफिकली हमारी रिवॉल्व करेगी इन तीनों कोर टॉपिक्स के बीच में। जितनी भी दूसरी चीज़ें दी हुई है, महिला संगठन वगैरह दिया हुआ है, वो सब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के ही अंतर्गत उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो कुल मिला के यूनिट 8 बहुत स्कैटर्ड यूनिट है, छोटे छोटे टॉपिक 10 जगह बिखेर के दिए हुए हैं। तो जिस प्रकार से हमने सारे मेन टॉपिक्स को ब्रिटिश एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंतर्गत ही कंप्लीट कर लिया, वैसे ही सारे टॉपिक्स को अभी हम इन 3 कोर टॉपिक्स में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का विकास, जनजातीय और कृषक आंदोलन, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का क्या, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम ये दोनों टॉपिक्स हमको करने हैं, बट ये बड़े टॉपिक्स हैं और अभी आप लोगों का वीकेंड है। तो देखिए प्रॉबेबली संडे को तो क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे भी ऑफ है मेरी तरफ से, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी भी पीएचडी चल रही है। तो कुछ पीएचडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स आ गए हैं जिनकी वजह से कल सैटरडे क्लास नहीं हो पाएगी, तो क्लास सीधे मंडे को होगी। अब ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये अपन को आज शुरू करने थे, लेकिन ये लंबे टॉपिक्स हैं, इसलिए आज की क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट आपको सैटरडे संडे टाइम भी मिल जाएगा अच्छे से इसको रिवाइज करने का। और एज सच ये भी होगा कि हाँ आपके एक टॉपिक्स कंप्लीट है तो आप आराम से इसको रिवाइज करके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आज यूट्यूब पे 4:30 बजे से जो हिस्ट्री की मैराथन लगेगी, उसमें जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यूनिट 1 में कराई है उसको बहुत ही समराइज रूप में मैं मैराथन में कराऊंगी, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन की क्लासेस है। तो आपको पता है हमने एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो वहाँ यूट्यूब पर एक समरी हम लेके आ रहे होंगे, तो वो भी आपको अटेंड करनी है सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। और एक बार क्या होता है कि वो टॉपिक्स आप लोगों के सामने गुजर जाएंगे ना, तो उसमें आसानी होगी, लगेगा कि हाँ चीज़ें हमको याद है कि नहीं है, चीज़ें रिवाइज है कि नहीं है, कितना पहले जो मैम पढ़ा चुकी हैं उतना हमने कितने अच्छे से उसको रिवाइज किया है, उसके नोट्स बनाए, तो एक आइडिया आपको आज के मैराथन से भी लग जाएगा। हालांकि अपनी ऐप की क्लासेस बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग आज वो भी क्लास अटेंड कर लेंगे। फाइन, चलो तो कल की जो क्लास है उसका जो इशू है वो मैं रिजॉल्व करवाती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो यूनिट 8 में हम अब शुरू कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का विकास। ठीक है, चलो तो तो स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारत में शिक्षा की, तो एक आइडिया आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत शुरू से वैदिक शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो होता रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने वैदिक टाइम्स में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आश्रम व्यवस्था होती थी। हमने 16 संस्कारों के माध्यम से पढ़ा था कि किस प्रकार से जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को गुरु के पास सौंप देते थे कि अब सारी चीज़ें जो है, सारी शिक्षा जो है वो आश्रम में जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को देते थे, याद होगा आपको। तो हमने आश्रम सिस्टम को थोड़ा बहुत देखा था। वहीं
पेपर 1 जो है आपकी हायर एजुकेशन वाली यूनिट, तो उस यूनिट में भी आप इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जब डबल डबल देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको बनने लगेगा। तो जब हम अपने भारत में शिक्षा के विकास की बात करते हैं तो हमको पता है कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो है वो वैदिक के टाइम से चली आ रही है। भले वैदिक के टाइम पे लोगों ने प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं सीखी थी, लेकिन तब ओरल नॉलेज के थ्रू यानी मौखिक ज्ञान के थ्रू या श्रुति ज्ञान के थ्रू चीज़ें या जो नॉलेज है वो ट्रांसमिट होता था। 16 संस्कारों में भी हमने देखा था कि कुछ संस्कार ऐसे थे जो कि सीधे सीधे शिक्षा से संबंधित थे। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, मौर्यंस, गुप्ताज, इसमें भी प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम चलता था। जब इस्लामिक इन्वेजन्स हमारे भारत में हुए, मतलब जब मुस्लिम आक्रमण हमारे भारत में हुए, तो डेफिनेटली मदरसा वगैरह इस्टेब्लिश होने लगे जो पहले हमारे भारत में नहीं होते थे, क्योंकि इस्लाम शिक्षा का केंद्र तो बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे जो केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है इस्लाम शिक्षा का, वो कौन सा देखने के लिए मिलता है? मदरसा देखने के लिए मिलता है। तो धीरे धीरे फिर मदरसा इस्टेब्लिश हुए सल्तनत के टाइम पे, फिर आगे मुगल्स के टाइम पे भी शिक्षा पे बल दिया जाता है। अकबर खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था पर वो शिक्षा को प्रमोट करता था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। तो हमको एक थोड़ा आइडिया मिलता है कि हाँ, शिक्षा मेडाइवल में भी थी, हालांकि इस्लाम शिक्षा आ गई थी, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस्लाम शिक्षा और भारतीय शिक्षा का एक मिला जुला रूप भी हमें देखने के लिए मिलेगा। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के टाइम पे सीधे सीधे, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को सिविलाइज्ड और सभ्य समझते थे, तो उनका ये निश्चित रूप से मानना था कि हमारी जो पाश्चात्य शिक्षा है, हमारी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो निश्चित रूप से दी जानी चाहिए यहाँ पे भारत के लोगों को। सीधी सी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं, जबकि हमारी एजुकेशन को वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। ठीक है, तो वो लगातार प्रयास करेंगे। क्या लगातार प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स की? ज़्यादा से ज़्यादा पाश्चात्य शिक्षा को भी प्रमोट किया जा सके। अब एक तो चीज़ ये है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इसलिए वो पाश्चात्य शिक्षा को प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन उससे बड़ा रीज़न ये है, कभी भी इनका वेलफेयर रीज़न तो रहा ही नहीं। इनका एक रीज़न ये था कि हमको यहाँ पे रूल करना है तो हमें इंडियंस की मदद लगेगी, तो ये रहेंगे तो भारतीय ही, लेकिन हम इन्हें पढ़ा लिखा के इनका जो टेस्ट है वो अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इनका जो टेस्ट है वो ब्रिटिश किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि हम भारत में अपने इंडियन ऑफिसर्स की एक गैंग खड़ी करें जो कि एक्चुअल में इंडियन तो होंगे, लेकिन उनके व्यवहार, उनकी शिक्षा सारी ब्रिटानी होगी। तो उनका ये मानना था कि ऐसे ऑफिसर्स को हमें खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें भारत में रूल करना है, अगर हमें भारत में शासन करना है, तो हमें इस तरीके की जो क्लास है इंडियंस की, जो कि एक्चुअल में इंडियन हो लेकिन उनकी शिक्षा, उनका व्यवहार पूरा ब्रिटानी हो, वो हमें तैयार करना पड़ेगा। तो इस कारण से आगे जाके फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ये सब खुलना जो है वो शुरू होते हैं। फाइन, तो ये एक ऐसा ओवरऑल डिस्कशन था जो कि आपको टॉपिक के फैक्ट्स से शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अब देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स कुछ उदार अंग्रेज़ों ने, कुछ ईसाई मिशनरियों ने और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किए। सीधी सी बात है, जैसे राजा राम मोहन रॉय वगैरह ये लोग सब बाहर से पढ़ के लौटे थे, तो उनको मालूम था कि इंडियन एजुकेशन में अगर वेस्टर्न एजुकेशन मिक्सअप हो जाएगी, अगर भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का एक अच्छा सम्मिश्रण हमें देखने के लिए मिलेगा, तो चीज़ें अच्छी ही होगी, भारत ग्रो ही करेगा, ऐसा इनका मानना था। तो कुछ उदार इंडिविजुअल्स, जैसे फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, अभी आपको पूरी क्लास में बहुत ऐसे नाम देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़ा रोल था कुछ अंग्रेज़ों का, तो मैंने आपको बताया कि कुछ अंग्रेज़ जो थे वो निश्चित रूप से ये चाहते थे कि हम ऐसी क्लास को खड़ा करें जो कि एक्चुअल में इंडियन हो लेकिन उनका टेस्ट पूरा ब्रिटानी हो। फाइन, तो कुछ उदार अंग्रेज, सम लिबरल ब्रिटिशर्स इस दिशा में कदम उठाएंगे, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज इस दिशा में कदम उठाएंगी और एंथुसियास्टिक इंडियंस इस दिशा में कदम उठाएंगे। अच्छा, 1813 के चार्टर एक्ट की बात आपको याद होगा। 1813 के चार्टर एक्ट की बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि 13 नंबर को आपको याद करना हो तो तिगड़मबाजी से लर्न कर लो।
1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि कंपनी की तिगड़मबाजी ख़त्म हो गई, मतलब कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, व्यापारिक अधिकार, दैट मीन्स आपकी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो गई। अब चाय और चीन को छोड़ के, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार, यानी टी और चाइना से रिलेटेड ट्रेड को छोड़ के पूरी ट्रेड मोनोपोली इनकी समाप्त हो गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 1813 के चार्टर एक्ट में एक और चीज़ होती है। एक और चीज़ क्या होती है मैम, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी जाती है। परमिशन दे दी जाती है किनको, क्रिश्चियन मिशनरीज को या ईसाई मिशनरीज को, कि आप क्या कर सकते हो, आप क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप अपने ईसाई धर्म का, ठीक है, आप अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर हाँ, मिशनरी मतलब क्या होता है, 1833 लिखा है, कहाँ लिखा है 1833 स्लाइड में, कौन सी वाली स्लाइड में 1833 लिखा है निर्मा, आप मुझे बता देना, मैं करेक्शन करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो क्रिश्चियन मिशनरी क्या होता है, चंचल ने पूछा है। तो चंचल, मिशनरी का मतलब सिंपली ये है, ऐसे ग्रुप्स जो कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए आएंगे, जो कि अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे। ऐसे जो ग्रुप्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऐसे ग्रुप्स कहलाएंगे आपके क्रिश्चियन मिशनरीज। तो स्टूडेंट्स 1813 में एक तिगड़मबाजी ये हुई कि ईसाई मिशनरियों को परमिशन मिल गई कि आप भारत में एंटर कर सकते हो और प्रचार प्रसार कर सकते हो। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ पर, भारत में। ठीक है, तो एक तिगड़मबाजी ये हुई कि इन लोगों ने बोला कि भारत में आप आके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो अब जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपने एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, अपने बाइबल से रिलेटेड टीचिंग्स को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब इतना है कि 1833 के चार्टर एक्ट में जो ईसाई मिशनरियों को परमिशन मिलती है तो वो लोग भी एफर्ट डालते हैं, भले वो अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए डाल रहे हैं, बट अल्टीमेटली शिक्षा में विकास तो हो रहा है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहीं पे ही समझ लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी बात हमने अभी की ही है, तो यहीं पर ही आपको याद होना चाहिए कि 1813 के चार्टर एक्ट में आप लोगों को ये पता याद रखना है कि 1 लाख रुपए एनुअल बेसिस पे, 1 लाख रुपए एनुअली टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि 1813 के चार्टर एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि हम हर जगह, ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि आप लोग हर साल भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए का खर्चा करेंगे। तो कुल मिला के 1 लाख रुपए का फंड जो है वो एक तरीके से अलॉट किया गया और कहा गया कि 1 लाख रुपए का खर्चा जो है वो किया जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपीज टू बी स्पेंट एनुअली ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा प्रावधान बनाया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। क्लियर है? चलो अब हम फैक्ट्स शुरू करते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्रथम बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान जो है वो किया गया। क्लियर है? तो चार्टर एक्ट कौन सा वाला? 1813 का। रुपीज 1 लाख वॉज स्पेंट ऑन इंडियन एजुकेशन बाय द कंपनी गवर्नमेंट इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो कुल मिला के खर्चे का प्रावधान था, स्पेंडिंग का प्रोविजन था किसमें? चार्टर एक्ट में। अब बाकी फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट 1781 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की जाती है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग भी
भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर आप इतना समझिए कि 1781 में 1 आ रहा है, पहली बार ऐसा होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है और ब्रिटिश इंडिया में इतने स्पष्ट रूप से एक मदरसा स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो बहुत अच्छे से यहीं का यहीं लर्न करते जाना है कि 1781 में कलकत्ते मदरसे की स्थापना करते हैं कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद 1784 का जो एक्ट है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्ट नहीं, सॉरी, ईयर में आप याद रखना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? एशियाटिक सोसाइटी, तो मैंने आपको बोला है जहाँ भी 4 नंबर आता है तो तुरंत जोड़ने का प्रयास करा करो 4 नंबर से। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ क्या हुआ? चारों तरफ जो है बेसिकली एशियाटिक सोसाइटी की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी, इसको ऐसा फील करो कि पूरे एशिया की सोसाइटी है, तो चारों तरफ हमको गूंज सुनाई देगी। तो 1784 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1784, ठीक है। तो एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार फैक्ट पूछा जाता है। तो 1784 चारों तरफ हमको एशियाटिक सोसाइटी की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि हमारा जो एशिया है वो चारों तरफ फैला हुआ है। कौन इसको एस्टैब्लिश करेगा? अगेन बार बार नाम पूछा जाता है, सर विलियम जोन्स। फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, 1800 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। अब देखो 1800 वाले वर्ष की बात है, 1800 वाले ईयर की बात हो रही है। आपको बहुत अच्छे से याद है कि इस टाइम पे वेलेस्ली थे। कैसे याद है? तो आपको याद होगा स्टूडेंट 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। उस समय आपको याद होगा कि वेलेजली का नाम हमने देखा था। उसके बाद इस वर्ष के आसपास बहुत सारे सब्सिडरी अलाइंसेस या बहुत सारी सहायक संधियां भी हमने देखी थी, जिससे अगेन ये चीज़ प्रूफ होती है स्टूडेंट्स कि 1800 वाले वर्ष में अगर फोर्ट विलियम की स्थापना हो रही तो वेलेजली ही करेंगे। तो फोर्ट विलियम, डब्लू को डब्लू से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे ईयर सारे ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है ये पूरा आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो ICS ट्रेनिंग के लिए की गई थी, मतलब सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो वो ब्रैकेट में जो ICS ट्रेनिंग लिखा है वो भी आप याद रखेंगे। आगे आते हैं यहाँ पर, देखो अब ये 1813 का चार्टर एक्ट है, इसी में ही ए वाला पॉइंट हमने ये देखा और बी वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि इस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो इंडिया में आने की ही अनुमति उनको कौन से एक्ट से मिलती है? 1813। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे बंगाल में एक सीरामपुर मिशन था, सीरामपुर मिशन। तो ये सीरामपुर मिशन जो है वो याद रखना, ये क्रिश्चियन मिशनरी थी और इन्होंने महिलाओं के शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया था। तो ये महिला शिक्षा वाला पॉइंट ऐसा नोट करके क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कई बार आप लोग क्वेश्चंस के पैटर्न में देखेंगे कि होता क्या है कि महिला के शिक्षा से संबंधित बार बार चीज़ें पूछी जाती है, बार बार ये बात बोली जाती है कि सो एंड सो कार्य के द्वारा या सो एंड सो गतिविधि के द्वारा या सो एंड सो मिशन के द्वारा क्या महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट किया गया था। तो आप लोगों को सिंपली पता होना चाहिए कि ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। तो पूछा जा सकता है, आ सकता है क्वेश्चन, ईसाई मिशनरियों पर निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। 2-3 आपको कथन दे दिए जाएंगे। सीरामपुर मिशन इन्हीं का एक मिशन था। सीरामपुर को इन लोगों ने केंद्र बनाया हुआ था, तभी यहाँ पर देखो केंद्र लिखा है कि बंगाल के सीरामपुर में ये लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, ठीक है। तो सीरामपुर में बेसिकली 3 लोगों का एक मिशन आता है, सीरामपुर ट्रायो भी कहा जाता है उसे। तो यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और इन लोगों ने स्त्रियों की शिक्षा को भी प्रमोट किया, और परमिशन जो मिली थी तो वो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही ऐसी मिशनरियों को परमिशन दी गई थी। आगे चलते हैं, 1817 की बात करते हैं स्टूडेंट्स।
यहाँ पे हमने ये आप लोग फोर्थ पॉइंट वाइज बना सकते हो नोट्स, और यहाँ पे आप कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है कोलकाता में। कौन कौन करते हैं? 3 लोग करेंगे स्टूडेंट्स। अक्सर हमें 2 लोगों के नाम याद होते हैं, राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर, लेकिन उनके साथ सर हाइड ईस्ट भी थे, इम्पॉर्टेंट। देखो सीधे सीधे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम राजा राम मोहन रॉय को पढ़ते हैं तो राजा राम मोहन रॉय के जीवन की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी उन्हें हमें उनके वर्ष के साथ याद रखना पड़ता है। तो 1817 में वो हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, और उसके बाद 1825 में आपको एक वेदांत कॉलेज भी देखने के लिए मिलेगा। उसको टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को पूरा हमें अलग से पढ़ना ही है। अभी नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली मैं आपको राजा राम मोहन रॉय ही पढ़ाऊंगी मंडे से। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की जाती है ना। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रखना कि एक जो एवरेज एज होती है हिंदू कॉलेज में जाने की वो 17 साल होती है। डायरेक्टली आप ऐसे ही याद रखोगे। एक और इसका ट्रिक है, हिंदू कॉलेज में एच आ रहा है और एच जो है वो 8वें नंबर पे आता है। तो अगर आप 1817 लिखते हो तो 7 और 1 को प्लस करने पे क्या आता है? 8। तो ऐसे भी कैलकुलेशन आप लोग बिठा सकते हो। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना स्टूडेंट्स राजा राम मोहन रॉय के साथ डेविड हेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर हाइड ईस्ट का नाम लिखा रहता है तो समझ जाना ये भी रहेंगे। वैसे यूजुअली हाइड ईस्ट को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, पर डेविड हेयर और राजा राम की जोड़ी जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे इनका भी बहुत बड़ा रोल था, इसलिए हमने प्लस करके तीनों नोट कर दिया है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े नेक्स्ट पॉइंट में, तो कालांतर में यही प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनेगा। तो स्टूडेंट्स आगे जाके कोलकाता की जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है, तो कुल मिला के स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि आगे जाके जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनेगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्चुअल में कोलकाता का हिंदू कॉलेज ही था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है शिक्षा के माध्यम पर विवाद, कंट्रोवर्सी ओवर द मीडियम ऑफ एजुकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली क्या होता है, कंट्रोवर्सीज किस किस टाइप की चलती है शिक्षा के क्षेत्र में? तो जो स्टूडेंट्स एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं वो एकदम नॉर्मल याद रखेंगे। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर 1 में भी इस चीज़ को स्टडी किया होगा, है ना। चलिए इसको आप थोड़ा सा फास्ट लेके चलते, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और क्योंकि सैटरडे कल ऑफ है तो हमको आज ही कवर करना है इसको। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे कि शिक्षा पे हमको कौन कौन से विवाद देखने के लिए मिलते हैं, तो 2 टाइप के विवाद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक तो ओवर द मीडियम ऑफ एजुकेशन, कि क्या जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, क्या वो अंग्रेजी भाषा में होगी, क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, या फिर ऑन दी अदर हैंड क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, या फिर ऑन दी अदर हैंड वो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में होगी। मतलब जो इनकी बेसिकली जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं या जो मातृभाषा होती है, तो क्या मातृभाषा वगैरह में या लोकल लैंग्वेजेस वगैरह में हम शिक्षा को बांटें, या फिर हमें माध्यम अंग्रेजी ही रखना चाहिए? इस चीज़ को लेके बहुत कंट्रोवर्सी थी। दूसरी कंट्रोवर्सी ये थी कि शिक्षा जो है वो पाश्चात्य शिक्षा हमें देनी है कि हमें भारत की जो वैदिक शिक्षा हुई है उसे देना है, इसको लेके कंट्रोवर्सी थी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको 2 गुट जो हैं वो नज़र आएंगे, इसलिए यहाँ पर 2 टेबल्स जो हैं वो सीधे सीधे आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है। 2 टेबल मतलब 2 कॉलम्स, मतलब आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि कंट्रोवर्सी किस किस के बीच थी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक ग्रुप दिख रहा है, प्राच्य शिक्षा समर्थक दल। ठीक है, प्राच्य शिक्षा समर्थक दल, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आंग्ल शिक्षा समर्थक दल। तो आंग्ल शिक्षा को कहते थे एंग्लिसिस्ट और इनको कहते थे ओरिएंटलिस्ट। अच्छा, अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे, एंग्लिसिस्ट को याद रखेंगे और ओरिएंटलिस्ट्स को याद रखेंगे। ठीक है,
ओरिएंटलिस्ट्स एजुकेशन ग्रुप जो रहता था वो चाहता था कि भारत की जो भाषाएं हैं उन पे बल डाला जाए, भारत की शिक्षा पे बल डाला जाए, भारत की जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उनको फोकस पे भी किया जाए। एंग्लिसिस्ट नाम से समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ हम आंग्ल लगाते हैं या एंग्लो लगाते हैं मतलब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है कि आंग्ल शिक्षा समर्थक दल या एंग्लिसिस्ट एजुकेशन ग्रुप कर लो इसको, ठीक है। एंग्लिसिस्ट एजुकेशन वाला जो ग्रुप होगा या जो दल होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भारत में शिक्षा का जो माध्यम हो वो अंग्रेजी हो। सीधी सी बात है, क्या हो, भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो। ये कौन बोलेंगे, ये एंग्लिसिस्ट्स बोलेंगे, जिन्हें आंग्ल शिक्षा समर्थक दल हम कह रहे हैं। ओरिएंटलिस्ट्स जो थे स्टूडेंट्स, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है प्राच्य शिक्षा समर्थक दल, वो कहेंगे कि हमारे भारत की भाषा हो, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत या अरबी, अरबी भाषाओं में पाश्चात्य ज्ञान या विज्ञान का प्रसार हो। तो इनका कहना था कि अगर आपको वेस्टर्न एजुकेशन देनी भी है, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन भी अगर आपको देनी है तो एटलीस्ट लैंग्वेज कौन सी रखिए भाई, हमारी रखिए, ठीक है, एटलीस्ट लैंग्वेज कौन सी रखिए, हमारी रखिए। तो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न नॉलेज साइंसेज इन संस्कृत और अरेबिक लैंग्वेजेस, आई बात समझ में। अच्छा, अब इस ग्रुप के सपोर्टर्स कौन कौन से थे, तो इसमें हमको एच.टी. प्रिंसेप का नाम देखने के लिए मिलता है और एच.एच. विल्सन का नाम देखने के लिए मिलता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे, अतः तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में लोक शिक्षा समिति बनाई बंगाल में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। हाँ, नहीं युगल, आज इवनिंग में मैराथन है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरी इवनिंग आज 3 घंटे का मैराथन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एप्लीकेशन वाली क्लास का टाइम आज नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज आप लोग सब भी किस में पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे, जो मैराथन हम लोगों ने रखी हुई है, फाइन, ठीक है। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये वाली जो थी वो कंट्रोवर्सी चलने लगी, तो विलियम बेंटिक अपने कार्यकाल में क्या करेंगे, अपने काउंसिल के विधि सदस्य, उन्हीं के जो देखो, गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी स्टूडेंट्स, उनकी काउंसिल में एक लॉ मेंबर रहता था, तो एक लॉ मेंबर था जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, तो उसी के नेतृत्व में लोक शिक्षा समिति जो है वो बंगाल में बनाई जाती, ठीक है, एक लोक शिक्षा समिति बनाई जाएगी यहाँ पर। अब बेसिकली यहाँ पर मैकाले को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम्हारे अंडर में मैं लोक शिक्षा समिति बना रहा हूँ, अब तुम डिसाइड करोगे कि कैसा क्या होगा। तो अब क्या होता है, मैकाले क्या करेगा, मकाले जो भी अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जो भी अपने डिसीजंस या रिकमेंडेशंस, डिसीजन तो नहीं, जो भी रिकमेंडेशंस देगा, तो वो मैकाले मिनट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको, मैकाले मिनट कहा जाएगा। तो मैकाले का स्मरणार्थ लेख, मैकालेज मिनट्स, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी भी आप इसको कह सकते हो, लॉर्ड मैकाले का मिनट भी आप लोग इसको कह सकते हो। तो अब मैकाले ने क्या क्या चीज़ें बोली स्टूडेंट्स, वो हमें समझनी कि मैकाले ने क्या क्या चीज़ें कही यहाँ पर। तो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य के अधिक मूल्यवान है। कितनी बकवास लाइन बोली है स्टूडेंट, जहाँ पे मैकाले में आप लोग देख सकते हो। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं यूरोप की एक लाइब्रेरी ले लूँ, और लाइब्रेरी तो छोड़ो, मेरे यूरोप की एक बहुत कोई सी भी नॉर्मल लाइब्रेरी का मैं एक छोटा सा तख्ता यानी बुक शेल्फ भी ले लूँ, तो उसमें जो लिटरेचर है हमारे यूरोप का जो साहित्य है वो तुम्हारे पूरे भारत और अरब के साहित्य से बेहतर है। मतलब इतनी बकवास लाइन क्या आज तक आप लोगों ने सुनी है? क्या इसने कालिदास के ग्रंथ नहीं देखे थे? क्या इसने हमारी गुप्तास की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना था? दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के टाइम पे भी जो अरबी भाषा वगैरह पे, फारसी भाषा पे जो ग्रंथ लिखे गए इतने अच्छे अच्छे, क्या वो नहीं देखे थे? तो ये कौन बकवास बात बोल रहा है? ये मैकाले बोल रहा है। तो इससे आपको उसकी आइडियोलॉजी समझ में आ रही कि उसकी आइडियोलॉजी में एक चीज़ तो क्लियर है कि वो अपने यूरोपियन लिटरेचर को, अपने यूरोपीय साहित्य को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वन शेल्फ ऑफ अ गुड लाइब्रेरी इन यूरोप इज वर्थ मोर देन ऑल द लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिक। बहुत ही बकवास बात बोली। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा
एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, उसका खून तो भारतीय ही होगा, उसका कलर भी काला ही होगा ठीक है, परंतु उसकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा अंग्रेजों जैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे काले गोरे का भेदभाव इन लोग बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, अपन लोग देखा जाए तो बेसिकली कोई अपने साइड पे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो हम वाइट्स को सुपीरियर समझे ना समझे, वो अपने आप को ऐसा ट्रीट करते थे कि इंडियंस जो थे बेचारे वो उस टाइम पे अपने आप को इन्फीरियर समझते। किस बात को लेके? सिर्फ कलर की बात को लेके। महात्मा गांधी को भी जब हम पढ़ेंगे तो साउथ अफ्रीका में वो कलर, वर्ण, जो बेसिकली कलर या वर्ण या रंग के आधार पे, स्किन कलर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स, उसको लेकर के वो आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमेशा से ही ऐसी चली आती थी चीज़ें। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा वाइट कलर होने के कारण वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, लेकिन आपको पता था कि वो कितना गलत है। तो इसने, मैकाले ने क्या बोला कि मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी क्लास तैयार करना जिसका हाव भाव, बोल चाल, चाल चलन, सारी चीज़ें ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हो। बस वो केवल बोलते हैं ना कि कास्ट से या नेशनैलिटी से बस वो इंडियन होगा, बाकी वो पूरा चलता फिरता अंग्रेज होगा। तो वही चीज़ इन्होंने कहा, प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा से अंग्रेजों जैसा हो। अर्थात वह ब्राउन वर्ग के एक अंग्रेजों का वर्ग चाहता था। तो सीधी बात है स्टूडेंट्स, एक ब्राउन क्लास ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की हमारे जैसे ही लोग हों, लेकिन बेसिकली वो इंडियंस होंगे। तो इंडियन इन ब्लड एंड कलर, तो याद रखना इस लाइन को भी। एक सब लाइन्स किसकी है? मैकाले के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल बेंटिंक द्वारा मैकाले मिनट को 7 मार्च 1835 को स्वीकार किया गया, अतः अब से अंग्रेजी ही माध्यम बनेगा। तो देखो, मैकाले जब इतना सुपीरियर है और उसको बोला गया था, विलियम बेंटिंक द्वारा उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी स्टूडेंट्स की भाई उसको सीधे सीधे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप डिसाइड करो कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट में से किसकी बात माननी है। तो बनी बात है, जब वो अपने आप को इतना सुपीरियर कह रहा है, वो बोल रहा है हमारा एक तख्ता तुम्हारे पूरे लिटरेचर से बेहतर है, तो वो तो इंग्लिश को ही सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि मैकालेज मिनट जो है उसने दिए और गवर्नर जनरल बेंटिंक ने उसको बाकायदा एक्सेप्ट किया। कब एक्सेप्ट किया? 7 मार्च 1835 की डेट आपको याद रखनी है, मैकालेज मिनट की ये डेट है। हेंस फ्रॉम नाउ ऑन इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स 1835 के क्या हो गए? 1835 के हो गए मैकाले मिनट। ठीक है, 1835 के क्या हो गए? 1835 के हो गए आपके मैकाले मिनट। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, मैकाले मिनट जो था 1835 का, उसमें एक अनुशंसा दी गई थी, उसे कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसका मतलब क्या है मैम? देखो, मैकाले ने, बहुत सिंपल है, क्या बोला? मैकाले ने बोला कि मास एजुकेशन यानी बिल्कुल भीड़म भड़क्का में एक बड़े लेवल पर शिक्षा बांटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है? उसने कहा कि आपको क्या करना है, आप ऊपर ऊपर की क्लास को एजुकेट कर दो। ये क्या बोल रहा है? इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश में सारी चीज़ें पढ़ाओ। तो इसने क्या बोला कि आप ऊपर ऊपर के लोगों को बेसिकली जो हाई क्लास सोसाइटी है या जो अपर स्टेटस के लोग हैं, उनको आप पढ़ा दो, उनसे जो ज्ञान है वो छन छन के नीचे चला जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा। तो उसने बोला इतनी बड़ी जन शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसने बोला इतने बड़े लेवल पे मास पॉपुलेशन को, एकदम जनसंख्या को पूरा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऊपर वाली क्लास को पढ़ाओ, वो छन छन कर नीचे पहुँच जाएगा। तो वो कहलाया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, देयर इज़ नो नीड फॉर एजुकेशन
एजुकेटिंग द मास बट बाय एजुकेटिंग द अपर क्लास। तो मैंने आपको क्या बोला, इसको ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाना ताकि रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, डायग्राम से ही समझ में आ जाए। तो इसने क्या बोला कि अपर क्लास को क्या करो, अपर क्लास को एजुकेशन दो, मासेस को जन शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसने क्या बोला, बहुत बड़े लेवल पे जन शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, आपको खाली क्या करना है, अपर क्लास को एजुकेट करना है और अल्टीमेटली वो छन छन के किसके पास चली जाएगी, छन छन के वो लोअर क्लास पीपल पे चली जाएगी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो इट वुड बी फिल्टर्ड डाउन टू द लोअर क्लास पीपल एज इट इज द ह्यूमन टेंडेंसी दैट द कॉमन फोक ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट द पीपल ऑफ हाई स्टेटस। मतलब वाहियात से वाहियात आइडियोलॉजी जो आपको मिलेगी वो मैकाले की। मैकाले का मानना, मैकाले से जब पूछा गया कि आप ऐसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्यों दे रहे हो, तो मैकाले बोलेगा जो लोअर क्लास के लोग रहते हैं ना, उनको तो आदत रहती है कि वो बड़े लोगों को कॉपी करते हैं, बड़े लोगों के जैसे हाव भाव रखने का और चलने फिरने का प्रयास करते हैं। तो उनने बोला कि तुम बड़े वाले अपर क्लास को तुम शिक्षा दे दो, छोटे वाले क्लास के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली उनको कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे और चीज़ें सीख जाएंगे। तो ये बकवास आइडियोलॉजी थी किसकी, मैकाले की। उसने ये जो थ्योरी है 1835 के मैकाले मिनट में ही दी थी। क्लियर? तो मैकाले मिनट की डेट और ये थ्योरी आप लोग याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत इसे हिंदी में कहते हैं, बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर्स में ये वर्ड लिखा रहता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन याद रखेंगे, वर्ड याद रखेंगे। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, वही अपर क्लास, ठीक है, जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का जो प्रभाव है वो जनसाधारण पर भी पहुंच जाएगा। तो देखो आ गया ना, एक बार में समझ में, हमने डायग्राम से देख लिया। तो आगे, शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। वैसे मैकाले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावशाली हुई। तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब अगर आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं किससे संबंधित, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे, चाहे पेपर 1 में आए या पेपर 2 में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले जिस पे इसने काम किया था वो था लॉर्ड ऑकलैंड। क्लियर? तो the downward filtration theory of education was propounded by Lord Auckland. Although Macaulay also worked on the same principle, but this policy became officially effective during the time of Lord Auckland. Clear है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, हाँ, निर्मा 1835 का बेटा यही मैकाले मिनट पूछा जाता है, यही वाली नीति है जो आपको मैकाले मिनट में पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स वुड का 1854 का डिस्पैच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब देखो 1854 की बात हो रही है, तुरंत दिमाग दौड़ गया होगा लॉर्ड डलहौजी के समय की। तो शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए समिति के गठन का प्रावधान किया गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, 1813 में एक चार्टर एक्ट आया, उसमें 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। उसके बाद 1833 में एक दूसरा एक्ट आया, तो 1833 वाले एक्ट के बाद तो हम देखते हैं कि 1835 में सीधे सीधे मैकाले मिनट ही आ जाता है। तो इस वाले एक्ट के आसपास हमें कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली, एंग्लिसिस्ट और
ओरिएंटलिस्ट्स की। और उसके बाद 1853 का जो चार्टर एक्ट आएगा तो इसमें फिर से शिक्षा पे जांच की बात बोली जाएगी। इस टाइम समय किसका रहेगा, लॉर्ड डलहौजी का रहेगा। तो द सेकेंड फेज ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी टू enquire into the development of education in India। अब सीधे सीधे क्लियर कट बोल दिया गया कि 1853 वाले एक्ट में, मैंने आपको पहले ही इसलिए मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि जो बच्चे एकदम ही हिस्ट्री के लिए न्यू हैं, भले ही मास्टर्स करके आए हैं, तो इतना तो पता होना चाहिए कि हर 20-20 साल में चार्टर एक्ट आता था। तो 1853 में बोला गया कि एक कमेटी बनाइए। अब कमेटी जो बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स सर चार्ल्स वुड नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में। आई बात समझ में? तो जो वुड्स डिस्पैच कहते हैं ना, उसका नाम वुड्स डिस्पैच क्यों है, क्योंकि सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में उस समिति को बनाया गया था। तो सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहत योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, किसके चेयरमैनशिप में बनेगी, सर चार्ल्स वुड के चेयरमैनशिप में बनेगी। और ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो भी रिकमेंडेशंस देंगे वो 1854 में वो कहलाएगा वुड्स डिस्पैच। ठीक है, इसमें बोला गया कि रेगुलेशंस होने चाहिए। जैसे आज यूजीसी है, तो यूजीसी क्या करता है, यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक आयोग है जो कि सारे यूनिवर्सिटीज़ का रेगुलेशन देखता है। स्कूल्स की हम बात करें तो जैसे एनसीईआरटी है बाकायदा, वैसे ही अलग अलग संस्थाएं हैं, एआईसीटीई है, हैंडीकैप्ड वालों के लिए अलग संस्था है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक क्षेत्र है उसकी एक नियामक संस्था होती है। तो इन लोगों ने बोला कि शिक्षा का भी रेगुलेशन होना चाहिए, शिक्षा का भी जो एक रेगुलेटरी बॉडी है वो होनी चाहिए, रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरे भारत के स्तर पे काम करना चाहिए। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। फाइन, तो सर चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही क्या कहा जाता है, भारत की शिक्षा का महाअधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो इसका एक एक रिकमेंडेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डिस्पैच की क्या क्या सिफारिशें थी, की रिकमेंडेशंस ऑफ द डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था 1854 का, उसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बोली गई। सबसे पहले पॉइंट में, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। चार्ल्स वुड ने भी यही बोला कि वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न जो एजुकेशन है, वेस्टर्न आर्ट है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको आपको प्रमोट करना है। ये बात क्लियर कट बोली गई। क्या बोला गया कि द गवर्नमेंट शुड स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन, आर्ट, फिलॉसफी, साइंस एंड लिटरेचर। ठीक है, तो अब भले इन्होंने कहा कि वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करना है, बट स्टिल इन्होंने लोकल लेवल पे भी ध्यान दिया। तो इन्होंने लोकल लेवल पे कैसे ध्यान दिया, उन्होंने बोला कि देशी भाषाएं जो हैं उनको आप प्रमोट करिए, मतलब जो नेटिव लैंग्वेजेस है, ठीक है, या इसको आप वर्नैक्युलर भी कह सकते हो। तो नेटिव या वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को एनकरेज करो, परंतु जब उच्च शिक्षा के माध्यम की बात होगी तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होगा। वैसे भी लॉर्ड मकाले ने भी किसकी बात की थी, अंग्रेजी की बात की थी। तो यहाँ पर भी ये लोग कह रहे हैं कि लोकल बेसिकली लोकल लैंग्वेजेस को आपको प्रमोट करना है, लेकिन स्टिल जो हायर एजुकेशन में जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी ही होगा। देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए। तो दैट मीन्स, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ऐसे प्राइमरी स्कूल स्थापित करो जो कि नेटिव लैंग्वेज या वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में पढ़ाएं। तो ये भी बात बोली गई इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद
और इसके अलावा जिला स्तर पर देखो इनने क्या बोला, प्राइमरी लेवल पे आप ऐसे स्कूल्स बना दो जो कि वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में पढ़ाएंगे, लेकिन अपर लेवल पे देखो, दो हर लेवल पे बात हो रही है। जिला स्तर पे अगर जिला स्तर की बात आए तो यहाँ पर इन्होंने बोला एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल्स और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। तो क्लियर कट बात ये कह रहे हैं कि एंग्लो वर्नैक्युलर मतलब ज़्यादा एम्फोसिस किसको दिया जाएगा, अंग्रेजी को ही दिया जाएगा हायर एजुकेशन में, बट स्टिल आप चाहो तो एक मिक्स्ड लेवल पे एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल्स को बना सकते हो। देखो इसको सिंपल है समझना, प्राइमरी लेवल पे वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस मतलब आपकी जो देशी भाषाएं, फिर उसके बाद हाई स्कूल्स की बात हो रही है, पहले प्राथमिक पाठशालाएं मतलब बेसिक स्कूल्स आ गए, प्राइमरी स्कूल्स, फिर उसके बाद हाई स्कूल आ रहे, तो उन्होंने बोला हाई स्कूल को एंग्लो वर्नैक्युलर करो, और बिल्कुल जो हायर एजुकेशन है उसका माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा, वो हमने पहले ही वो पॉइंट देख लिया था। तो तीनों लेवल्स हो गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी टीचर्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रॉपर उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। ये बात क्लियर कट बोल दी गई कि टीचर्स ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है। फिर महिला शिक्षा के प्रोत्साहन की बात की गई। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चलते फिरते डॉक्यूमेंट को तो आप मैग्ना कार्टा कहोगे नहीं, उसी डॉक्यूमेंट को कहोगे जिसमें महिलाओं के शिक्षा की भी बात की जाए, तो ये भी करेगा। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना, प्लान टू रन द सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड टू एनकरेज प्राइवेट एफर्ट्स इन द एजुकेशन सेंटर। तो ग्रांट्स इन एड का मतलब होता है स्टूडेंट्स अलग अलग अनुदान दीजिए और प्रमोट करिए ताकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस और खुलें। भाई यूजीसी है, यूजीसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो वो क्या करता है, ग्रांट देता है, बाकायदा अनुदान देता है ना कॉलेजेस को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ताकि एजुकेशन में प्राइवेट लोग भी आगे आए, इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आगे आए, व्यक्तिगत लेवल पे भी इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलें, उनको बल मिले, तो आप उनको अनुदान दो ताकि वो भी इस दिशा में आगे बढ़ पाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो युगल आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है ना, तो भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसकी वैलिडिटी 2 साल के लिए रहती है। तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप यूजीसी के नेट के एग्ज़ाम में अभी जो होने वाला है उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म सब लोग डालेंगे, ठीक है। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो। तो तीनों लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ की बात की जा रही है। आप देखिए कैलकाटा जो कि हमारी प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे जो कि हमारी प्रेसिडेंसी, और मद्रास जो कि हमारी प्रेसिडेंसी है। तीनों प्रेसिडेंसीज में उन्होंने बोला, ठीक है, इन्होंने बोला कि तीनों जो प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ पे आप क्या करो, यूनिवर्सिटी स्थापित करो, लेकिन वो जो विश्वविद्यालय होंगे, वो जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसके लिए मॉडल किसको बनाया जाएगा, लंदन यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। और ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनका मेन काम होगा एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराना। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे चार्ल्स वुड डिस्पैच हो गया, मैकाले का मिनट हो गया, ठीक है, मैकाले का मिनट पढ़ लिया अच्छे से, चार्ल्स वुड का डिस्पैच पढ़ लिया। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है हंटर कमीशन, हंटर आयोग 1882-1883 का, ठीक है। तो हंटर कमीशन या हंटर आयोग की बात करते हैं 1882-1883। लॉर्ड रिपिन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। देखो
सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, हिरार्की पूरी याद रखनी है। अभी तक हमने सबसे पहले तो हमने अलग अलग इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स देखे कि कौन कौन, पहले तो हमने फैक्ट्स देखे कि भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा बनाया गया, सर विलियम जोन्स, कैलकाटा मदरसा खोला गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी, हमने 1833 के चार्टर एक्ट को देखा। फिर हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, और मैंने ये भी बताया कि वो वेदांत कॉलेज भी देखेंगे, वो इस स्लाइड में नहीं है तो वो राजा राम मोहन रॉय में हमारा कवर हो जाएगा, मतलब वहाँ आपको लिख के दे दिया जाएगा, बता तो मैंने दिया ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1813 के बाद मेनली 1835 का मैकाले मिनट आता है, फिर 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, और फिर अब हम आगे चलेंगे 1882-83 के हंटर आयोग पे। तो हंटर आयोग में, हंटर कमीशन में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स की जो हंटर कमीशन है उसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंटर कमीशन का ऑफिशियल नेम क्या है? इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो मैम इसको हंटर कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था वो था स्टूडेंट्स W हंटर, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हंटर आयोग। तो बेसिकली कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1882 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट्स। तो देखो हंटर कमीशन का सीधा सीधा मुद्दा था शिक्षा में सुधार। सीधे सीधे जो मुद्दा था हंटर आयोग का वो था शिक्षा में सुधार करना। अच्छा, लेकिन ओवरऑल शिक्षा को तो ये देख रहा है, लेकिन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइमरी लेवल पे ये ज़्यादा फोकस करेगा। तो इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। तो ऐसे ओवरऑल एजुकेशन को देख रहा है, हम नाम ही क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन एजुकेशन कमीशन, लेकिन इसका बल किस पे था कि प्राथमिक शिक्षा पे क्या एफर्ट्स हम डाल सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रसार कैसे करना है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हंटर जो है ना वो बड़ी क्लासेस में नहीं चला सकते। आज हम आपको मारना चाहे हम नहीं मार सकते, आप ऑफलाइन भी बैठे रहते तो भी हम नहीं हाथ उठा सकते, लेकिन प्राइमरी लेवल पे तो पिटते हैं अच्छे से, चाहे अपन पढ़ाएं या अपन पढ़ते थे बहुत अच्छे से पिटते थे हंटर से। तो वैसे आपको याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा पर ये बल देगा, ठीक है, उस पर एम्फसाइज किया जाएगा। आगे इस आयोग की क्या सिफारिशें थी स्टूडेंट्स, इस कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशंस थी? तो प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हेतु कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो, इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड को सौंपा जाए। देखो अब बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो चार्ल्स वुड डिस्पैच में भी बोली गई थी कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो आप दोगे तो उस पर आपको स्थानीय भाषा वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को ही यूज़ करना है, देशी भाषाओं को ही यूज़ करना है। तो वही चीज़ इनने यहाँ पर बोली कि सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा बल देना है। दूसरी चीज़ क्या करना है कि वहाँ पे जो शिक्षा आप दोगे तो वो स्थानीय भाषा में ही दोगे, लोकल लैंग्वेज में ही दोगे, और इसके अलावा ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाइए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और प्राइमरी एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट और सिटी बोर्ड्स या नगर बोर्ड, मतलब एक तरीके से म्युनिसिपल बोर्ड्स को आप सौंप दो। आई बात समझ में? उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए, इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। तो आज जैसे हमारे पास यूजीसी है तो वो भी एक विशेष अनुदान देने वाली बॉडी है, तो उस अभी बनेगा नहीं यूजीसी, पर एक बात की जा रही है कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में डायरेक्टली सरकार को इंटरफेयर करने की नीड नहीं है, सरकार को डायरेक्टली अड़ंगा नहीं लगाना है। सीधे तौर पे सरकार को क्या करना चाहिए कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, यानी वित्तीय तौर पे ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे आप लोग पेपर 1 में कहते होंगे ना इसको HEIs, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल असिस्टेंट दो और विशेष लेवल पे ग्रांट्स दो, मतलब विशेष लेवल पे अनुदान दो। हाई स्कूलों में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बोली स्टूडेंट्स इन लोगों ने यहाँ पर कि
हाई स्कूल्स में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको प्रोफेशनल और ट्रेड मतलब एक तरीके से वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, मतलब वर्ड भले ही यूज़ नहीं हुआ लेकिन एक तरीके से वोकेशनल एजुकेशन ही हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा का मतलब ही वही है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात बोली कि भाई व्यापारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। कुल मिला के वोकेशनल एजुकेशन, जिससे लोग अपना एक ऐसा वोकेशन या ऐसा व्यवसाय या अपना एक ऐसा प्रोफेशन चालू कर सके जिससे उनको इनकम हो, ठीक है, जिनसे उनको आमदनी हो। तो ये बात भी बोली गई। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखोगे, पॉइंट नंबर 4 की बात हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने को कहा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी मतलब अगेन वही बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास और कैलकाटा, तो इन्होंने बोला यहाँ पर तो महिला शिक्षा फिर भी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ पर हमें महिला शिक्षा देखने के लिए मिलती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की कमी है और इसको अब हमें रिमूव करने का प्रयास करना है। तो आप देखो हंटर आयोग के ही ये चल रहे हैं। हंटर आयोग के पहले नंबर पे जो पॉइंट हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले नंबर पे जो पॉइंट हमने पढ़ा उसमें प्राइमरी एजुकेशन देखा, लेकिन उसके बाद भी देखो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात भी हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद महिला शिक्षा की भी बात हो रही है, व्यावसायिक शिक्षा की भी बात हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने भी कहा कि निजी प्रयत्न होने चाहिए ताकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स आगे आएँ, और हंटर की संस्तुतियों पर सामान्यतः प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। तो कुल मिला के जो अलग अलग प्रांत की सरकारें थी उनने काफ़ी हद तक डब्ल्यू हंटर कमेटी के रिकमेंडेशंस को माना। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट कमीशन में आगे आते हैं जो कि है रिले कमीशन। रिले कमीशन को लर्न करना बहुत इजी है, क्योंकि रिले लिखो, रैले ऐसे भी लिखा जाता है कई बुक्स में, रिले कैसे भी लिखोगे कितने शब्द आएंगे? 2। तो कब बनेगा ये? 1902 में। ये डायरेक्टली फ्री में याद हो जाता है। 1902 मतलब तुरंत दिमाग दौड़ना चाहिए, कर्जन का आयोग। तो मैंने आपको बार बार बोला ना, कर्जन, हर आयोग को हम देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन के समय में एक ना एक आयोग बनेगा ही बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है स्टूडेंट्स की, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन क्रिटिसाइज्ड मकाले's प्लान रिलेटेड टू एजुकेशन। द पर्पस ऑफ द चेंजेस ब्रॉट बाय कर्जन इन एजुकेशन वाज मोर पॉलिटिकल देन एजुकेशनल। लॉर्ड कर्जन को मैकाले के मिनट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। लॉर्ड कर्जन और शातिर था, उसको लगता था कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रयास करें वो हमारे खुद के राजनीतिक हितों से प्रभावित हो, मतलब हम अपने अपने पर्सनल पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस पे काम करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो कुल मिला के लॉर्ड कर्जन जो था वो एक लेवल और ज़्यादा विलन था, वो तो और ज़्यादा चाहता था कि हम अपने पूरे तरीके से हम अपनी राजनीतिक हितों पर ही काम करें। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बेसिकली शिमला प्रपोजल की जब बात होती है तो जब हम 1940s के अराउंड देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत बार शिमला कॉन्फ्रेंस की बात होगी। तो कई बार जब हम इस पॉइंट को नहीं पढ़ते और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको लगता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज नोवेयर रिलेटेड टू द एजुकेशन, लेकिन एक्चुअली अगर हम लॉर्ड कर्जन के टेन्योर पे नज़र डालें तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर भी क्योंकि उसको उसके प्रेडिसेसर मकाले के मिनट्स पसंद नहीं आए थे तो ऑटोमेटिकली वो कुछ न्यू एफर्ट्स लेना चाह रहा था, और न्यू एफर्ट्स के चलते वो हायर लेवल पे, ठीक है, उच्च स्तर पर बेसिकली क्या करेगा, वो शिमला में अल्टीमेटली एक सम्मेलन को बुलाएगा। फाइन। तो इन 1901 कर्जन कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल
ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया, कहाँ पर, इन शिमला। द प्रपोजल पास्ड इन द कॉन्फ्रेंस बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ शिमला प्रपोजल। तो अल्टीमेटली ईयर 1901 शिमला कॉन्फ्रेंस, टाइम किसका हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का। फिर उसके बाद 1902 में आएगा रिले आयोग, और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है वो पारित होगा। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं एजुकेशन के क्षेत्र में वो किसके समय पे होंगे, लॉर्ड कर्जन के समय पे होंगे। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रिले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स 1902 में रिले आयोग, 1902 में रिले आयोग, और उसके बाद 1904 में सीधे आपका यूनिवर्सिटीज़ का एक्ट आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1904 में विश्वविद्यालय का अधिनियम आ रहा है, मतलब उसके पहले जो आयोग बना होगा वो विश्वविद्यालय आयोग ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है स्टूडेंट्स कि शिमला कॉन्फ्रेंस में जो भी डिसीजंस उसने लिए उसकी बहुत आलोचना हुई, वो किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो मकसद होगा वो पूरे तरीके से राजनीतिक होगा। ठीक है, तो फोर्स्ड बाय द शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रपोजल्स पास्ड इन द शिमला कॉन्फ्रेंस, कर्जन एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी कमीशन। तो फाइनली कर्जन ने एक यूनिवर्सिटी आयोग बनाया 1902 में, और अध्यक्षता किसको दी, थॉमस रिले को दी। रिले की स्पेलिंग ये होती है, इसलिए स्टूडेंट्स इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे रिले आयोग या रिले कमीशन कहते हैं। और फाइनली फिर आप देखोगे कि 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार है। 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग बनता है और उसके तुरंत बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आ जाएगा। तो अपन के चारों तरफ विश्वविद्यालय हैं, तो 1904 का हो जाएगा क्या, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। अब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में कौन कौन सी मेन चीजें हमें याद रखनी है, तो विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से न्यून तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सीधे सीधे से स्टूडेंट्स सीधी सी एक एज लिमिट की बात हो रही है। सिंपल बोला गया है कि जो भी डेप्यूटी मेंबर्स होंगे यूनिवर्सिटी के, ठीक है, वो 50 से कम और 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 50 और 100 एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी, और उनका टेन्योर कितना होगा, 6 साल। ठीक है, डेप्यूटी मेंबर्स वर टू बी सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और ऐसे जो लोग होंगे वो कौन सिलेक्ट करेगा, तो वो गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करेगी। आगे चलें अगर हम, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चर की नियुक्ति करनी चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाओ, प्रॉपर अधिनियम ही आ रहा है विश्वविद्यालयों में, और विश्वविद्यालयों में अगर शोध कार्य नहीं होगा तो फिर कहाँ पे होगा। तो सीधी सी बात है, शोध कार्य तो प्रोफेसर्स के अंडर में ही होता है। तो कुल मिला के इन्होंने बोला कि प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ना केवल स्टडी के लिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के लिए। नोट, कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, साथ ही 1904 के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता दी गई। ठीक है, तो कुल मिला के स्टूडेंट्स कर्जन से रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। देखो, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बनता है इसके समय पे, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी बनता है। एक 1904 का ये पॉइंट इसलिए डाला है ताकि आप लोग याद रखो कि 1904 में सिर्फ यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं है, बल्कि एक और एक्ट है जिसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904। 1904 के नाम क्या है स्टूडेंट्स, 1904 के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम, ये भी एक्ट है किसका, 1904 का। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय ही की गई थी। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के महानिदेशक मतलब एक डायरेक्टर जनरल एजुकेशन का, एक डीजी यहाँ पर नियुक्त होगा, और पहला ऐसा ऑफिसर बनेगा HW ऑरेंज। ठीक है, तो कुल मिला के स्टूडेंट्स HW ऑरेंज ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के पहले महानिदेशक ये नियुक्त होंगे किसके समय पे, कर्जन के समय पे ही, लॉर्ड कर्जन के समय में ही। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और सीधे अब 1902 के रिले आयोग के बाद देखो 1902 का रिले आयोग,
1904 के अधिनियम, तो उसमें हमने स्मारक अधिनियम भी देखा, यूनिवर्सिटी एक्ट भी देखा। अब 1907 में आ जाएगा सैडलर आयोग। सैडलर आयोग का ऑफिशियल नाम सबसे पहले अगर याद रखोगे तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। सैडलर आयोग को कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैलकटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी करने के लिए या कैलकटा यूनिवर्सिटी की सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए, उस पे अलग अलग प्रकार की अनुशंसाएं देने के लिए इस सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया। तो सीधी सी बात है, सैडलर आयोग का ऑफिशियल नेम क्या हो जाएगा? ऑफिशियल नेम हो जाएगा कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन क्यों? क्योंकि कैलकटा यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके समाधान से संबंधित अनुशंसाएं देने के लिए, अलग अलग रिकमेंडेशंस देने के लिए। सैडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद दो भारतीय सदस्य भी थे, और भी सदस्य थे, जैसे सैडलर खुद ब्रिटानी थे, लेकिन यहाँ पे दो इंडियन मेंबर्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। नाम दोनों के कई बार पूछे जाते हैं आपके पेपर 1 में भी, तो इसमें आपको नाम देखने के लिए मिलेगा आशुतोष मुखर्जी का और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद का। सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। तो 1917 के इस एजुकेशन से संबंधित कमीशन के इमीडिएट पहले हमने कौन सा कमीशन देखा? रिले कमीशन, और उसकी सिफारिशों पर 1904 का अधिनियम आया था। तो अब इस 1904 के अधिनियम की आलोचना 1917 के सैडलर आयोग के द्वारा की जाएगी। तो सैडलर कमीशन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 एंड प्रेजेंटेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। तो यहाँ पर इन्होंने बोला स्टूडेंट्स कि इंटरमीडिएट लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हमको एक बेसिकली अलग से एक माध्यमिक बोर्ड या अलग से एक सेकेंडरी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो। तो अब सैडलर कमीशन ने एक लेवल और आगे गए और उन्होंने बोला कि प्रॉपर चांसलर्स की भी नियुक्ति होनी चाहिए, और अंतर विश्वविद्यालय मतलब प्रॉपरली जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। फाइन, हाँ निर्मा, टेस्ट जो हैं वो आपको मिलने लगेंगे अब। ठीक है, मैं टीम को बोल दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ ही औद्योगिक और प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जाए। तो स्टूडेंट्स अब देखो, लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ आएंगी वो विमेन एजुकेशन या फीमेल्स एजुकेशन पे बात करेगी। तो जो सैडलर आयोग है वो भी महिला शिक्षा पे जोर देगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात भी यहाँ पर की गई सैडलर कमीशन में। तो इन्होंने कहा कि प्रॉपरली इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ट्रेनिंग भी हमें अब देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा था कि अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है या जो औद्योगिकीकरण है वो अब यहाँ पे बढ़ रहा था। ऑलरेडी हमने ये वाला चैप्टर पहले कवर किया है, तो एक आइडिया आप लोगों को है। सैडलर आयोग के सुझावों पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। अब क्लियर कट हमने बात बोली कि माध्यमिक शिक्षा की जब बात हो रही है या इंटरमीडिएट एजुकेशन की बात हो रही है तो एक सेकेंडरी बोर्ड या एक माध्यमिक बोर्ड की स्थापना की जाए। जब ये अनुशंसा सैडलर आयोग के द्वारा की गई तो इस अनुशंसा का पालन भी हुआ, रिकमेंडेशन फुलफिल हुआ, और उसका रिजल्ट था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जैसा कि बात की गई थी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपी में एस्टैब्लिश होगा। तो ये उसका एक अनुशंसा का पालन है। ठीक है, सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका और
लखनऊ, हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। देखो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम तो आया ही था, लेकिन उसके बाद जितने काम नहीं हुए उतने काम हुए 1917 के सैडलर आयोग के बाद। तो आप लोग यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं कि ऑन द रिपोर्ट ऑफ सैडलर कमीशन यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद। तो अगेन आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, प्लस इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमेटी में चलते हैं। 1917 की कमेटी के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 1929 की हर्टोग कमेटी। ठीक है, हर्टोग कमेटी 1917 की सैडलर, 1929 की हर्टोग और 1902 की थी रिले। ठीक है, शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। तो अल्टीमेटली इनका फुल नेम क्या है? फिलिप हार्टोग। इन्हीं के अंडर में आयोग बन रहा है तो क्या कहलाएगा? हर्टोग आयोग या हर्टोग समिति। अब हर्टोग कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है? तो प्राथमिक शिक्षा पर बल, तो जैसे हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बल दिया, तो वहाँ पर भी हमने हंटर कमीशन में प्राइमरी एजुकेशन देखा था, इधर पे भी हम हर्टोग कमीशन में प्राइमरी एजुकेशन देख रहे हैं। दोनों एच से हैं, दोनों ही प्राइमरी एजुकेशन पे बात करेंगे, प्राथमिक शिक्षा पे बात करेंगे। नेक्स्ट, ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक की ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। एक हार्टोग कमेटी की बहुत लॉजिकल पॉइंट है स्टूडेंट्स। इनका कहना था कि जो गांव खेड़े के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, उनको आप क्या करो, उनको आप मिडिल स्कूल तक ही फॉर्मल शिक्षा दो। बाकी उनको नीड किसकी है? बाकी उनको नीड इंडस्ट्रियल और वोकेशनल एजुकेशन की है। स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट तो ऐसा है जो मुझे लगता है आज भी अपन की परिस्थितियों के अनुरूप बैठेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कुल मिला के आज भी अगर आप एक समस्या का हल ढूंढो तो आप यही बोलोगे कि इतनी फॉर्मल हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मिडिल क्लास तक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और उसके बाद ग्रामीण परिवेश के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है कि ताकि उनकी अर्निंग, उनकी कमाई शुरू हो जाए, तो वो इनके हित में है। तो सोचो ये इतनी अच्छी बात किस में बोली गई थी? हर्टोग आयोग में बोली गई थी। हर्टोग समिति, सॉरी आयोग नहीं, समिति के सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन होता है। तो देखो ये 29 की कमेटी है, जस्ट कुछ साल बाद 1935 में एक सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। मतलब इसका अस्तित्व पहले से ही था। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर इसको प्रॉपर रीवैम्प किया जाता है। आई बात समझ में? यहाँ तक बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे वर्धा स्कीम पे। अब ये वर्धा स्कीम क्या है? गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। कुल मिला के वर्धा योजना जो है स्टूडेंट्स, वो पूरे तरीके से बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन पर डिपेंडेंट है
और यहाँ पर बेसिकली गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आपको नजर आएगा जब हम वर्धा स्कीम की बात करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, वर्धा प्लान ऑफ बेसिक एजुकेशन, किसकी बात हो रही है, बुनियादी शिक्षा की, बेसिक एजुकेशन की, वॉज प्रेजेंटेड बाय कंबाइनिंग सेवरल आर्टिकल्स रिटन बाय गांधी जी ऑन एजुकेशन इन हरिजन। अब आपको इतना तो पता होगा कि हरिजन कौन निकालते थे, गांधी जी। हरिजन पेपर में बेसिकली जितने भी लेख गांधी जी ने अलग अलग टाइम पे शिक्षा पर लिखे, उनको कंपाइल करके बुनियादी शिक्षा की बात रखी गई एक वर्धा प्लान के नाम से, ठीक है। तो कुल मिला के ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो था, जो कि वर्धा में हो रहा था अक्टूबर 1937 में, उसी में जो ये लेख मिला के एक बेसिक एजुकेशन का एक प्लान रखा गया सामने वर्धा में, उसी को कहा गया वर्धा स्कीम। और कौन से इवेंट पे रखा गया, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। क्या क्या चीज़ें इस पे कही गई, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो, ठीक है। तो दैट मीन्स पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शायद हिंदी स्किप हो गया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो देखो बुनियादी शिक्षा अगर आप लोगों को देनी है ना स्टूडेंट्स, तो कॉमन सेंस की बात है। वॉइस नहीं आ रही है चंचल, वॉइस तो चालू है भाई, वॉइस एक बार थम्स अप करिए, वॉइस आ रही है ना। तो फ्री एंड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 7 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष, 7 to 14 ईयर्स। तो बुनियादी शिक्षा अगर आपको देनी है, बुनियादी शिक्षा अगर आपको देनी है तो फ्री एजुकेशन तो देना ही पड़ेगा। तो 7 से 14 साल की शिक्षा की बात की गई फ्री में। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या हो, मदर टंग हो, बहुत इंपॉर्टेंट, मदर टंग में आप शिक्षा दो ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। फिर छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले, मतलब स्टूडेंट सीधी सीधी बात है कि इन लोगों ने बोला कि वोकेशनल एजुकेशन मिले, ठीक है। इन लोगों ने बोला कि वोकेशनल एजुकेशन मिले और स्टूडेंट्स के चॉइस की, स्टूडेंट्स को जो इच्छा है, वो जिस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है उस व्यवसाय को वो सीखें और उसके बाद वहाँ से वो लोग पैसे कमाएं, सीधी सीधी बात। लास्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इस पूरे चैप्टर में हमारा लास्ट पार्ट है, सर्जेंट योजना 1944। तो स्टूडेंट्स 1944 का है सर्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन। बस इसमें क्या क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक मतलब प्राइमरी से भी पहले। तो इन्होंने कहा स्टूडेंट्स कि आप प्री प्राइमरी एजुकेशन भी दो, पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी एजुकेशन भी दो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। फिर उसके बाद 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इसका मतलब स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट जो है आपका फ्री, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल एजुकेशन, मतलब समान रूप से सब वर्गों के बच्चों को शिक्षा मिले। तो फ्री, यूनिवर्सल एंड अनिवार्य मतलब अगेन कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है एक तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 11 साल के बच्चों के लिए। तो इनने क्या बोला, इनने बोला कि भैया सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप प्री प्राइमरी एजुकेशन दो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। फिर 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको आप यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन दो। 11 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको आप हाई स्कूल एजुकेशन दो। तो हाई स्कूल एजुकेशन 11 से 17 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। और उच्च माध्यमिक के बाद मतलब जब हायर सेकेंडरी लेवल हो जाए तो उसके बाद 3 वर्ष का विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब 3 इयर्स का यूनिवर्सिटी सिलेबस आप कराओ, ठीक है। 3 इयर्स का आप क्या कराओ, यूनिवर्सिटी सिलेबस कराओ। पर यूनिवर्सिटी सिलेबस कब कराएंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी सिलेबस तब कराएंगे जब कुछ बच्चों को हाई स्कूल एजुकेशन देंगे और उसके बाद उच्च माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी के बाद, ठीक है। हाई स्कूल पर शिक्षा, हाई स्कूल स्तर पर शिक्षा दो प्रकार की होती थी, एक होती थी एकेडमिक स्टूडेंट्स, एक होती थी ए पॉइंट पे एकेडमिक और बी पॉइंट पे टेक्निकल और वोकेशनल। तो वही बात हो गई, इनने बोला कि भाई हाई स्कूल पे आप जो शिक्षा दे रहे हो तो एक नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे एकेडमिक्स, और एक होगी तकनीक पे शिक्षा, टेक्नोलॉजी पे शिक्षा और वोकेशन पे शिक्षा, जो कि उनको एक पर्टिकुलर कोई स्किल, एक पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर व्यवसाय में उनको ट्रेन किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं। तकनीकी, वाणिज्यिक और कला संबंधी शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया कि आप प्रॉपर एनकरेजमेंट दीजिए, प्रॉपर एनकरेजमेंट दीजिए आप टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को भी, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन दो, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल एजुकेशन भी आपको देनी है, कमर्शियल एजुकेशन भी देनी है, और कला संबंधी मतलब आर्ट्स से रिलेटेड एजुकेशन भी दो। 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता को समाप्त करना। वयस्क निरक्षरता मतलब स्टूडेंट्स जो अडल्ट इलिटरेसी है उसे आप 20 सालों में ख़त्म कर दोगे। वयस्क निरक्षरता मतलब अडल्ट लोग जो पढ़ तक नहीं पाते, ठीक है, तो अडल्ट इलिटरेसी को आप 20 वर्षों में ख़त्म करो, 20 इयर्स का टाइम दे रहे हैं, ख़त्म करो। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, शिक्षा पर जोर देना, ठीक है, शारीरिक शिक्षा पर जोर देना मतलब फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करो, और जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दो। कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली गई जो आज भी हमारे भारत की नीड है, ठीक है, कि शारीरिक रूप से विकलांग है या मानसिक रूप से विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्हें जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो देनी चाहिए। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, कुल मिला के, हाँ थ्योरी है युगल, थ्योरी। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन वाला पूरा पोर्शन है वो मेरी तरफ से समाप्त होता है। देखो इसमें आपको चीज़ें मैंने समझा पूरी दी है, आपको सिर्फ लर्न करनी है। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स की, सीधे तौर पे आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अलग अलग कमीशंस की अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं। तो मैम इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कैसे, इतनी सारी चीज़ें कुछ नहीं, आपको जो नोट्स बनाने हैं वो अपने कॉपी में या डायरी में फ्लो चार्ट के रूप में बनाने हैं कि कौन सा आयोग किस वर्ष का है और मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन सा आयोग किस वर्ष का, मेन पॉइंट्स कौन से। हर एक पेज में आपके एक एक यूनिवर्सिटी से संबंधित ऐसे नोट्स बनेंगे। तो हमने सर्जेंट प्लान की बात करी, 1944 का सर्जेंट प्लान, तो ये बहुत मस्त प्लान था। इसमें टेक्निकल एजुकेशन की भी बात की गई, हैंडीकैप्ड के एजुकेशन की बात की गई, फिजिकल एजुकेशन के बात की गई, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई। फिर इन लोगों ने प्रॉपर स्कीम बताई कि प्री प्राइमरी कितने साल तक के लिए देना है, फिर हायर कितने सालों के लिए देना है, हायर सेकेंडरी किनको देना है, और फिर 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। तो पूरा कंप्लीट एक एजुकेशन प्लान हमको सर्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन 1944 में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका सर्जेंट प्लान था, ठीक है। और वर्धा स्कीम की हमने बात की, तो वर्धा स्कीम में मेनली आपको 3 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। इसमें गांधी जी की बात याद रखनी है और बुनियादी शिक्षा की बात याद रखनी है। वर्धा वाले में हरतोक कमेटी की बात की, तो हरतोक की ट्रिक मैं आप लोगों को पेपर 1 में यूट्यूब में भी जब मैंने क्लासेस ली थी तो बताई थी। हरतोक मतलब इसको करो हर रोग की उम्र शुरू हो जाती है 29 साल, मतलब अगर आप 29 साल के हुए तो मतलब 30 साल में आप जाने वाले हो, तो मतलब आपका बुढ़ापा एक तरीके से शुरू होने
वाला है। तो हर रोग लग सकता है 29 साल में, तो बी केयरफुल। तो ऐसे आपको याद रखना है 1929 की हर्तोग कमेटी, ठीक है। फिर उसके पहले उस हर्तोग के अलावा सैडलर आयोग, तो स्टूडेंट्स स से सैडलर और स से 17 सैडलर, इसको ऐसे आपको याद रखना है 17 और सैडलर। फिर इसके अलावा अगर हमने बात की रिले की, तो रिले की ट्रिक मैंने आपको बताई, रिले लिखोगे हिंदी में तो 2 शब्द आएंगे, तो 1902, इसको भी बता दिया। फिर हमने बात की थी हंटर आयोग की, तो हंटर कमीशन 1882 1883, इसमें प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, हालांकि बाकी बातें भी बोली गई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस पे डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकता है। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद इसको बेसिकली बनाया जाता है 1854 में, इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, बट रेगुलेशन किसके माध्यम से होगा, 1853 के चार्टर एक्ट के ही माध्यम से होगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मैकाले मिनेट और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा जो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट्स का जो विवाद था आपस में, उसको भी हमने देख लिया, और हमने ओवरऑल जो बेसिक पॉइंट्स थे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। सो स्टूडेंट्स, मेरे साइड से चीज़ें एंड है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।